आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जो अक्सर कहा करते थे कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। उन्हें कभी भी अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सके थे। चंद्रशेखर आजाद एक बात और कहते थे कि अभी तक वो गोली नहीं बनी है जिससे चंद्रशेखर आजाद को मारा जा सके। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी ना, जब ये अंग्रेजों से घिर जाते हैं, लगता है कि अब मुझे पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, तो ये खुद को ही गोली मार लेते हैं क्योंकि ये आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे, इनका ये कहना था। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे पूरी जीवनी, जन्म से लेकर के इनके शहादत तक। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना इसको शेयर करिएगा। बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। तो इनका जो जन्म हुआ था ना, 23 जुलाई 1906 में इनका जन्म हुआ था। कब? 23 जुलाई। और ये जो दिन है ना 23 जुलाई, इसी दिन एक और महापुरुष का जन्म हुआ था। 23 जुलाई 1906 चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। और वहीं 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक जी का भी जन्म हुआ था। मतलब कि जो चंद्रशेखर आजाद थे उनके लगभग 50 साल पहले किनका जन्म हुआ था? बाल गंगाधर तिलक जी का। तो इनका जन्म कहां हुआ था चंद्रशेखर आजाद का? 23 जुलाई 1906 में भाबरा गांव का नाम भाबरा, जो कि झाबुआ जिले में आता था। कई पुस्तकों में आपको अलीराजपुर भी देखने को मिलेगा, अलीराजपुर। तो दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है। अलीराजपुर गांव है इनका भाबरा। इनके जो पिता थे उनका नाम था सीताराम तिवारी, पंडित सीताराम तिवारी। मतलब जो चंद्रशेखर आजाद है ना, आजाद तो इनका एक तरह से उपाधि था जो इन्होंने खुद लगा लिया, अपने नाम के आगे सरनेम हटा दिया। इनका जो सरनेम था वो तिवारी था, चंद्रशेखर तिवारी। इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, पंडित सीताराम तिवारी। माता का नाम था जगरानी देवी। तो नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है कभी कभी। तो इनके जो माता पिता थे वो एक साधारण परिवार, मतलब इनका जो परिवार था चंद्रशेखर आजाद जी का, एक साधारण परिवार था। इनके जो पिता थे ठीक ठाक थे, मतलब उतने कोई बहुत रिच आदमी नहीं थे। तो इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो अपने चाचा के यहाँ होती है। ये अपने चाचा के यहाँ रह रहे होते हैं और अपने चाचा के यहाँ ही रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने धनुष बाण चलाना सीखा, मतलब कि धनुष बाण से निशानेबाजी सीखी। इसके अलावा ये जो है खेल कूद में काफी माहिर थे, कसरत वगैरह करने में भी इनको काफी मजा आता था। तो शुरू से ही अब जो है इनके पिताजी से नहीं बनती थी थोड़ी। जब ये 13 साल के थे तो पिताजी से थोड़ी अनबन हो जाती है। इनके पिता भी ना आजाद जी के जैसे ही थे, तो दोनों पिता पुत्र में थोड़ा सा अनबन हो जाता है। तो जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो घर से बाहर निकल जाते हैं और एकदम हट कर बैठते हैं कि जब तक मुझे पिताजी लेने नहीं आएंगे मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा। जबकि उधर उनके जो पिताजी होते हैं उनका ये कहना होता है कि वो गुस्सा होकर के आया है, खुद घर आएगा, मैं उसको लेने नहीं जाऊंगा। तो यहाँ दोनों पिता पुत्र जो हैं एक तरह से अपना हठी होते हैं। अब जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनके पिता उनको लेने नहीं आते हैं, तो ये रेलवे स्टेशन चले जाते हैं और वहां एक गाड़ी खड़ी हुई होती है रेल, उसमें जाकर के वो सो जाते हैं। अब जो है रेल चलना शुरू होता है और जब रेल रुकता है, मतलब कि जब चंद्रशेखर आजाद की आंखें खुलती है तो देखते हैं कि एक दूसरा शहर आ गया है और वो शहर था मुंबई। तो ये जो है कुछ वर्ष, लगभग 1.5-2 साल मुंबई में रहते हैं। वहाँ होटलों में काम करते हैं, बर्तन वगैरह धोने का, जिससे इनको थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाती थी। इसके अलावा इन्होंने वहाँ जो बंदरगाह था ना, शिपयार्ड, वहाँ पर सामान लोडिंग अनलोडिंग करने का भी काम किया। अब इनको लगता है कि भाई मैं ये सब कुछ करने के लिए तो घर से नहीं भागा हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा वो पैसा इकट्ठा करते हैं और काशी चले जाते हैं। काशी मतलब कि बनारस, जहाँ पर उस समय काशी विश्वविद्यालय हुआ करता था, क्योंकि जो चंद्रशेखर आजाद थे उनको संस्कृत पढ़ना था। इनकी माताजी की ऐसी इच्छा थी कि ये संस्कृत का विद्वान बने, तो चंद्रशेखर आजाद भी खुद भी संस्कृत पढ़ना चाहते थे। तो काशी आ जाते हैं और वहां पर जो है पढ़ना शुरू करते हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन जाते हैं आगे चल करके। अब इसी बीच क्या होता है, जब ये 14-15 साल के थे मात्र, उस समय 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। पूरा जो देश है गांधी जी के एक आदेश पर उनके पीछे चल पड़ा। जो छात्र हैं स्कूलों का त्याग करने लगे, अध्यापक स्कूल छोड़ने लगे, जो वकील हैं वो अदालत छोड़ने लगे। मतलब कि सब कुछ जो है, जो पूरा देश है वो गांधी जी का अनुसरण
करने लगा। तो यहां पर जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो लगभग 14 वर्ष के रहे होंगे इस समय, तो वो भी जो है गांधी जी के एक आह्वान पर सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो भी आंदोलन में कूद पड़ते हैं। जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करते हैं, विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हैं, विदेशी वस्त्र विदेशी वस्तुओं के दुकानों के बाहर धरने में बैठते हैं। भगत जो चंद्रशेखर आजाद है, शराब की दुकान के बाहर भी धरना में ये शामिल होते हैं। अब क्या होता है कि भाई आप इस तरह का काम करोगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी। तो चंद्रशेखर आजाद भी जो है कुछ सत्याग्रहियों के साथ पकड़ लिए जाते हैं। अब क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने चंद्रशेखर को पेश किया जाता है। अब जो मजिस्ट्रेट है, जो जज है, वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। आप लोगों ने ये वाला किस्सा सुना भी होगा, काफी सारे किताबों में ये दिया हुआ है, बचपन में पढ़ाया जाता है ना। तो मजिस्ट्रेट पूछता है चंद्रशेखर आजाद से कि तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर बोलते हैं मेरा नाम आजाद है, एकदम मस्त गर्व से बोलते हैं मेरा नाम आजाद है। अब मजिस्ट्रेट पूछता है तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो आजाद बोलते हैं मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। माता का नाम पूछा जाता है तो बोलते हैं आजादी। तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है। जब ये मजिस्ट्रेट पूछता है तब आजाद जी बोलते हैं कि मेरा घर है जेल खाना। तो जो मजिस्ट्रेट है उसका दिमाग खराब हो जाता है, इस छोकरे को पकड़ो और इसको जो है 15 बेंत मारो कस के। तो इनको जो है 15 बेंत मारने की सजा दी जाती है। अब 15 बेंत मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोई छड़ी से जो है ऐसे ऐसे मार दिए, नहीं, वो बिल्कुल बेंत होता था, कोड़ा टाइप का पतला सा होता था, जो शरीर पे पड़ता था पूरा खाल उधेड़ देता था। और जो मारने वाला होता था ना, वो भी बहुत तेजी से अपने पूरे शक्ति ताकत लगा करके मारता था। तो शुरू में लगा कि भाई बच्चा है तो डर जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, इस टाइप से लगा होगा उनको। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद है, जैसे ही इनको बेंत मारना शुरू किया जाता है, हर एक बेंत पर भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, ये वो चिल्लाने लगते हैं, मतलब कि नारा लगाना शुरू कर देते हैं एक एक बेंत पर। जैसे ही बेंत पर पड़ता जाता है और 15 बेंत इनको पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर जब ये बाहर आते हैं जेल से, मतलब जेल में इनको नहीं रखा जाता है, बस 15 बेंत मार के इनको छोड़ दिया जाता है। अब इस घटना से ये बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं, मतलब कि जो इनके आसपास के जो भी संगी साथी हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो बड़ा देखते हैं यार बड़ा हिम्मती बंदा है, खूब बहादुर बच्चा है, इस टाइप से, तो बड़े फेमस हो जाते हैं। और इसी के बाद जो चंद्रशेखर है वो अपने नाम के आखिर में जो इनका सरनेम था तिवारी, उसको हटा करके क्या लगा देते हैं, आजाद, चंद्रशेखर आजाद। फिर इनको जो है सब आजाद जी इसी नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनको पंडित जी भी बोला जाता था, ब्राह्मण थे ना तिवारी। तो इस तरह से अब इनके पिताजी को भी पता चलता है इनके बारे में, क्योंकि बड़े फेमस हो गए। तो इनके पिताजी इनको लेने आते हैं कि बेटा चलो घर, इतनी भी क्या नाराजगी है, मैं तुमको लेने आया हूं। अब जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो यही चाहते थे कि मैं घर तभी जाऊंगा जब मेरे पिताजी मुझे लेने आएंगे। अब उनके पिताजी लेने आए, मतलब कि उनके पिता झुक गए। लेकिन यहां पर जो चंद्रशेखर आजाद थे उनको अपने जीवन का लक्ष्य मिल चुका होता है कि उनको देश सेवा करनी है, न कि घर में बैठ करके अपना जो सांसारिक जीवन है वो व्यतीत करना है, उनको देश सेवा करना है। तो अपने पिताजी को मना कर देते हैं कि अब जो मेरा लक्ष्य है देश सेवा करना है, भारत माता जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी है उसको मुक्त कराना है। तो वो जो है अपने पिता के साथ नहीं जाते हैं। अब यहां पर जो असहयोग आंदोलन है वो ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में क्या हुआ था, वहां जो सत्याग्रही थे उन्होंने एक थाने में आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल करके मर गए थे। तो इससे जो गांधी जी थे वो बहुत ज्यादा क्षुब्ध हो जाते हैं। अब भाई गांधी जी अहिंसा के पुजारी, वो पूरी तरह से अहिंसा के सिद्धांत को उसका पालन करते थे, हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो यहां पर हिंसा हुआ, जो सत्याग्रही थे उनके द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया। तो जो गांधी जी हैं वो अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अब जैसे ही ये चीज पूरे देश में फैलती है तो पूरा देश का जो उत्साह है, जो चरम पर था, वो डाउन हो जाता है। चंद्रशेखर आजाद को भी जब पता चलता है तो वो बड़े मतलब दुखी होते हैं कि भाई हम लोग जो है सफलता के काफी निकट थे और गांधी जी ने ऐसे कैसे किया। अब यहां से जो है चंद्रशेखर आजाद और गांधी जी की जो विचारधारा है उसमें जमीन आसमान का फर्क आना शुरू हो जाता है। अब चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं कि ये जो अहिंसा है, सत्याग्रह है, इन सब चीजों से कोई कुछ होना धोना नहीं है, हमको जो है हथियार उठाना होगा, अंग्रेजों को मार मार के भगाना होगा। तो उस समय इनकी आयु क्या रही होगी, लगभग 15.5-16 साल की उम्र रही होगी। तो अब जो है ये अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं इस समय, और साथ साथ में इस तरह की गतिविधियों में भी ये भाग ले रहे होते हैं। अब क्या होता है, इसी बीच
इनका जो क्षेत्र था जो झाबुआ हो गया, ये झाबुआ तो इधर ही जो है झांसी वासी भी है, झांसी हो गया, ओरछा हो गया। तो उस तरफ रह करके ये जो है निशानेबाजी और दूसरी चीज़ें सीखते हैं, अपने साथ जो दूसरे लड़के हैं उनको भी तैयार करते हैं। इसी बीच वो झांसी में रह करके कार चलाना भी सीखते हैं ताकि आगे कभी काम आ सके। अब ये सारा कुछ भी होता है साथ साथ में। अब इसी बीच ये जो है मनमथ नाथ गुप्त से भेंट होती है। तो ये क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्त, मनमथन नाथ है ना, हाँ, मनमथन नाथ गुप्त, इनसे इनकी भेंट होती है, मनमथन नाथ गुप्त से। और इन्हीं के द्वारा ये जो है उस समय के बाकी जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे उनसे मिलते हैं, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाल लाहिड़ी, रोशन लाल, इन सब से ये मिलते हैं और फिर इन क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के काम करना शुरू कर देते हैं। अब जो चंद्रशेखर आजाद थे ना, इनका जो शरीर है, आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होगी भगत सिंह के ऊपर, तो उसमें जो चंद्रशेखर आजाद है उनको एकदम हट्टा खट्टा दिखाया गया है। बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद जो है वैसे ही थे, हट्टे खट्टे थे, एकदम बलशाली थे, बलिष्ठ थे। तो यहां पर जो इनके जो क्रांतिकारी साथी हैं वो इनके कदकाठी को देख करके ये तय करते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं ये पार्टी के लिए, संगठन के लिए धन जुटाने का काम करेंगे। तो इनको जो है धन एकत्र करने का काम सौंपा जाता है। अब ये जो है अपने दूसरे क्रांतिकारी साथियों के साथ बहुत सारे स्थानों पर डाका वगैरह भी डालते हैं पैसा इकट्ठे करने के लिए। शुरुआत के जो क्रांतिकारी थे ना वो ऐसे ही किया करते थे, किसी गांव में अटैक करते थे और वहां जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग होते थे, विशेष करके जो थोड़े से साहूकार हो गए, सूदखोर हो गए, जमींदार हो गए, तो इस टाइप के लोगों के घरों में अटैक करते, जो भी पैसा वगैरह मिलता उसको लूट लेते थे। तो इससे क्या होता था, क्रांतिकारियों की जो छवि है वो भारतीय जनता में एक खराब छवि बन रही थी। मतलब जो अंग्रेज थे इनको आतंकवादी बोलते थे क्रांतिकारियों को, तो भारत की जनता भी इनको आतंकवादी, डकैत, डाकू, लुटेरे, इन सब शब्दों से ये इनको बोला जाता था। अब जो है इसी बीच जो चंद्रशेखर आजाद हैं ये बहुत जल्दी क्रांतिकारियों के बीच अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, मतलब कि एक अपना प्रभाव जमा लेते हैं। अब क्या होता है, अक्टूबर 1924 क्या हुआ था इस दिन, तो देखिएगा अक्टूबर 1924 में देश भर के क्रांतिकारियों की बैठक आयोजित की जाती है कानपुर में। कानपुर उस समय जो है क्रांतिकारियों का गढ़ बोला जाता था, क्रांतिकारियों की राजधानी कही जाती थी। तो कानपुर में जो है क्रांतिकारियों की बैठक आयोजित की जाती है। गुप्त बैठक थी, जो कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या दूसरी कोई दल होती थी, तो उनका जो बैठक होता था, बाकायदा उसके पर्चे बांटे जाते थे कि भैया ये फला दिन जो है बैठक है, समाचार पत्र में प्रकाशित होता था कि इस दिन कांग्रेस की बैठक होगी। लेकिन क्रांतिकारी जो भी बैठक, जो अधिवेशन, जो मीटिंग बुलाते थे वो गुप्त रूप से बुलाया जाता था, बिल्कुल छुप छुप के होता था। तो कानपुर में बैठक होती है और देश भर के बड़े बड़े क्रांति इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इस समय तक ना देश में कोई भी बहुत बड़ी क्रांतिकारी संगठन सक्रिय नहीं थी, सब जो है अलग अलग बिखरे हुए थे। तो यहां पर जो चंद्रशेखर आजाद है, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, योगेश चंद्र चटर्जी हैं, ये लोग जो है इनके मन में आता है कि हम सबको एकत्र करते हैं और एक बड़ा संगठन बनाते हैं। तो यहां पर दो लोगों का विशेष नाम याद रखेंगे आप लोग, एक तो सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल लिख दूं क्या, मैं लिख ही देता हूं तब ज्यादा बेहतर रहेगा। सचिंद्र नाथ सान्याल बहुत बड़े क्रांतिकारी थे ये, सचिंद्र नाथ सान्याल। दूसरा नाम है योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी। तो ये दोनों जो है उस समय काफी मतलब पुराने सीनियर ये थे। जो सचिंद्र नाथ सान्याल भाई, ये तो सजाए काला पानी भी काट कर आ चुके थे, जो सेलुलर जेल है ना वहां से वापस आए थे। इन्होंने माफी मांग ली थी कि माफ कर दो भैया, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वो जो है इनकी स्ट्रेटजी थी, वापस आते हैं और फिर से अंग्रेज सरकार की मांद में घुस करके उनको तंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि देखो, इन्होंने सोचा भाई यहां मैं जेल में पड़ा रहूंगा, कुछ होने वाला नहीं है, माफी मांग लो, बाहर जाओ और फिर से अंग्रेजों को मारो, इनको परेशान करो। ये इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और माफी मांग लेते हैं, वापस आते, बाद में फिर इनको सेलुलर जेल में डाल दिया जाता है वापस। 2 बार इनको सजाए काला पानी हुई थी। योगेश चंद्र चटर्जी ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो यहां पर ये जो सचिंद्र नाथ सान्याल है, योगेश चंद्र चटर्जी, इसके अलावा जो राम प्रसाद बिस्मिल,
राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी उस समय एक बड़े क्रांतिकारी लीडर थे, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये सब मिल करके एक संगठन स्थापित करते हैं। कौन सा था वो संगठन? तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या था? हिंदुस्तान। और इस संगठन के एक संस्थापक सदस्य चंद्रशेखर आजाद भी थे, ध्यान रखेंगे। लेकिन वो इसमें प्रमुख नहीं थे, मतलब जो संस्थापकों में अगर पूछा जाता है आपको कि इसकी स्थापना किसने की, तो यहां आपको लगाना है सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। लेकिन अगर पूछे संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे, तो उसमें रामप्रसाद बिस्मिल जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्लाह खां थे। ये सब जो है संस्थापक सदस्य थे। क्योंकि ये लोग सीनियर थे, पुराने क्रांतिकारी थे, इसलिए इनका नाम जो है पहले आएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये इन्होंने बनाया। एसोसिएशन ये कब बना? तो अक्टूबर 1924 में HRA का गठन हुआ। HRA बाद में जाकर के फिर इसका पुनर्गठन भी होता है। अब ये जो संगठन बन गया, अब भाई पार्टी बन गई, संगठन बन गया। अब इसके खर्चे के लिए, मतलब कि अब पार्टी बन गया तो हथियार चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? अब जो कुछ क्रांतिकारी हैं वो बोलते हैं भाई इसमें सोचना क्या है। पहले हम लोग क्या करते थे, किसी गांव में डाका डालते थे, बड़े बड़े सेठों को, साहूकारों को, सूदखोरों को लूटते थे, बस वही हमको करना है। फिर से चलो किसी गांव में अटैक करते हैं। लेकिन यहां पर जो रामप्रसाद बिस्मिल है बोलते नहीं, अब हम ये नहीं करेंगे। अगर हम लोग इस तरह के काम फिर से करेंगे, मतलब रामप्रसाद बिस्मिल बोलते हैं कि हम लोग जो है इसी तरह से हमारे देश के लोगों को ही लूटते हैं, भले हम बुरे लोगों को लूटते हैं, बुरे साहूकार सूदखोरों को लूटते हैं, जो कि देश की जनता को ही लूटते हैं, लेकिन है तो वो भारतीय ही। तो हम भारतीय जनता को ही लूट रहे हैं। इसी कारण से हमारी जो जनता है हम लोगों को आतंकवादी समझती है। हमको जो है हमारी छवि सुधारनी है, हमको जनता के साथ जुड़ना है। तो हम जो है अब से जनता को नहीं लूटेंगे, सरकार को लूटेंगे। सरकार के पास जो भी पैसा है, वो जो अपनी खजाना भर रही है, वो भी हम भारतीयों का ही है, तो उसको हम लोग लूटेंगे। ये रामप्रसाद बिस्मिल जी बताते हैं, बोलते हैं। अब यहां पर तय होता है कि जो ब्रिटिश खजाना है उसको लूटा जाएगा। अब एक जो है खजाना जो कि लखनऊ से सहारनपुर ले जाया जा रहा था, उसको लूटने का ये लोग प्लान बनाते हैं, जिसको हम लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं काकोरी कांड। तो इस काकोरी कांड में जो अंग्रेजों का जो खजाना था, मतलब भारतीयों का ही खजाना था, जो कि अंग्रेज चुरा करके ले जाया करते थे लूट करके, तो उसको ये लोग जो है लूटने का प्लान बनाते हैं। मतलब कि भारत की जनता को नहीं लूटना है, अंग्रेज सरकार को लूटना है। तो यहां पर जो है सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ये इसमें शामिल नहीं थे। किसमें? काकोरी कांड में। तो यहां पर जो प्लान बनाया था, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाल लाहिड़ी, ये सब जो है इसमें प्रमुख थे। देखो चंद्रशेखर आजाद, इनको तो सौंपा ही गया था ना पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करने का काम, तो वो जो है इसमें प्रमुखतः शामिल थे काकोरी कांड में। अब क्या होता है, ये तिथि आप लोगों को याद रखना है, 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 इस दिन जो है ये काकोरी कांड की घटना घटित हुई थी। तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, पहले मैं स्थान बता देता हूं। लखनऊ से सहारनपुर, लखनऊ से सहारनपुर जो ट्रेन जानी थी, रेलगाड़ी सहारनपुर, ये लगभग हर हफ्ते यहां से जो है सरकारी खजाना जाता था। लखनऊ से सहारनपुर इस टाइप से हर हफ्ते जाता था। तो लखनऊ से सहारनपुर ये ट्रेन चलती थी, जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन। तो इन्होंने देखा कि भाई ये कब जाती है, कहाँ रुकती है, किस तरह से खजाने को रखा जाता है, कितने सुरक्षा कर्मी होते हैं। तो इन्होंने देखा कि जो सुरक्षा कर्मी है वो इसमें बहुत कम रहते हैं, तो इन्होंने इसी को लूटना ज़्यादा सुरक्षित समझा। दिन तय करते हैं 9 अगस्त 1925 का। अब जो काकोरी है वो लखनऊ के निकट एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। तो अब यहां पर कौन कौन लोग शामिल थे, टोटल 10 लोग शामिल थे। उनका नाम आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला नाम रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद राजेंद्र लाल लाहिड़ी, मनमथन नाथ गुप्त, ये जो है ना मनमथन नाथ गुप्त, ये भी इसमें शामिल होते हैं। केशव चक्रवर्ती,
केशव चक्रवर्ती। इसके बाद मुरारी शर्मा, मुकुंदी लाल, एक थे सचिंद्र नाथ बख्शी, ये सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल। दूसरा जो मैंने अभी नाम बताया सचिंद्र नाथ बख्शी, ये इसमें जो है शामिल थे। इसके बाद एक और नाम है जो छूट रहा है, बनवारी लाल, बनवारी लाल। एक बार फिर से नाम सुनिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाल लाहिड़ी, मनमथन नाथ गुप्त, केशव चक्रवर्ती, उसके बाद मुरारी शर्मा, मुकुंदी लाल, उसके बाद बनवारी लाल और सचिंद्र नाथ बख्शी। तो ये टोटल 10 लोग इस घटना में शामिल थे, इस कांड में शामिल थे। अब ये लोग जो हैं जाते हैं और ट्रेन में जो खजाना होता है उसको लूट लेते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जो मनमथन नाथ गुप्त है ना, इनके हाथ से गोली चल जाती है, बंदूक चल जाती है। वो जो बंदूक थी अशफाक उल्ला खां की थी। यहां पर माउजर गन प्रयोग किया गया था। इनके पास टोटल 4 माउजर गन थे। देखो 10 आदमी गए हैं लूटपाट करने, लेकिन 10 के पास बंदूक नहीं है। इसमें 4 बंदूकें थी। माउजर, उस गन का नाम था माउजर, जो कि जर्मनी की थी। तो ये अशफाक उल्ला खां का होता है ये माउजर। तो ये जो है मनमथन नाथ गुप्त को थमा देते हैं और खुद जो है उस जो खजाना जो संदूक में रखा गया था उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जो मनमथन नाथ गुप्त है उनसे गोली चल जाती है, जिसमें एक मुसाफिर मारा जाता है। जो सुरक्षा कर्मी होते हैं और रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं उनको जो है डब्बे में बंद कर दिया जाता है अलग से। उनको कुछ करने का समय ही नहीं मिल पाता है, तो उनको जो है डब्बे में बंद कर लिया जाता है और ये लोग आराम से ताला वगैरह तोड़ते हैं, खजाना निकालते हैं और उसको अपने साथ लाए हुए चादरों में लपेट करके लेकर के निकल जाते हैं। तो बड़े आराम से ये लोग निकल जाते हैं, लेकिन यहां पर एक छोटी सी गलती हो जाती है। अपने साथ ये जो चादर लाए थे ना, वो चादर एक वही घटना स्थल में छूट जाती है। आगे चल करके वो जो चादर है वो पुलिस वालों के हाथ लग जाती है। जब चादर की छानबीन की जाती है तो चादर में सहारनपुर नाम लिखा हुआ होता, सॉरी शाहजहांपुर नाम लिखा हुआ होता है। ये जो घटना है ना, ये शाहजहांपुर में इसका प्लान बना था। शाहजहांपुर, जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्ला खां हैं, वो लोग इसी शाहजहांपुर के थे। तो शाहजहांपुर में ये प्लान बना था। तो चादर में जो है शाहजहांपुर लिखा हुआ होता है। तो जो पुलिस वाले हैं वो शाहजहांपुर पहुंचते हैं। वहां के धोबियों से पता चलता है कि ये जो चादर है किसी बनारसी लाल का है। किसका है? बनारसी लाल। यहां पर एक बनवारी लाल शामिल था, वो अलग है। बनवारी लाल अलग है, बनारसी लाल अलग है। जो चादर जिस बनारसी लाल का था वो भी इस HRA, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसी का एक सदस्य होता है। लेकिन वो काकोरी कांड में शामिल नहीं था, लेकिन उसका चादर था। क्योंकि जो बनारसी लाल है वो शाहजहांपुर का था, तो चादर वादर मांगा गया होगा तो उसने अपना चादर भी दे दिया रहा होगा। तो बनारसी लाल को पकड़ा जाता है। जब उसको टॉर्चर किया जाता है, पीटा जाता है, फिर वो जो है सारा भांडा फोड़ देता है कि कौन कौन इस घटना में शामिल था। लगभग 40 क्रांतिकारी इसमें पकड़े जाते हैं, जिसमें ये सब भी थे। ये जो 10 लोग थे ना, उनमें से 5 लोग भी उसमें पकड़े जाते हैं। जो 40 लोग पकड़े जाते हैं उनमें से इन 10 में 5 लोग भी होते हैं। कौन कौन थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल पकड़ लिए जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन पकड़े गए। तो रामप्रसाद बिस्मिल पकड़े गए, उसके बाद बनवारी लाल पकड़े गए, सचिंद्र नाथ बख्शी पकड़े गए, मुकुंदी लाल पकड़े गए और मनमथन नाथ गुप्त पकड़े गए, इन 40 लोगों में। इसके बाद कुछ दिन बाद ना 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो थे अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाल लाहिड़ी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा और केशव चक्रवर्ती ये पकड़े नहीं जाते हैं। आगे चल करके केशव चक्रवर्ती के धोखे में रोशन लाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रोशन लाल, जिनको कि आगे फांसी दे दी जाती है, बताऊंगा मैं अभी। देखिए, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं क्रांतिकारियों का, क्योंकि नाम लिखने में काफी मतलब समय व्यर्थ हो रहा है। आप लोग नोट करते जाइएगा कौन कौन 10 लोग शामिल थे। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद मनमथन नाथ गुप्त। 10 लोग का नाम एक बार आप फिर से मिला लीजिएगा। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, केशव चक्रवर्ती, सचिंद्र नाथ बख्शी, उसके बाद मुकुंदी लाल और मनमथन नाथ गुप्त। 7 लोग पकड़े गए। कौन कौन पकड़े गए? 7 लोग। रामप्रसाद बिस्मिल पकड़े गए, सचिंद्र नाथ बख्शी पकड़े गए,
बनवारी लाल पकड़े गए, मुकुंदी लाल पकड़े गए, मनमथन नाथ गुप्त पकड़े गए, उसके बाद अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाल लाहिड़ी, ये दोनों भी पकड़ लिए जाते हैं। कौन कौन पकड़े नहीं गए? चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा और केशव चक्रवर्ती, ये लोग जो है पकड़े नहीं जाते हैं। केशव चक्रवर्ती के धोखे में रोशन लाल को पकड़ा जाता है। अब इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है जिसमें से 4 लोगों को फांसी दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, इन तीनों को इस काकोरी कांड के अपराध में इनको फांसी दी जाती है। इसके अलावा जो रोशन लाल, जो केशव चक्रवर्ती के धोखे में पकड़े गए थे, उनको ना एक पुराने मामले में उनको फांसी दी जाती है, बमरौली डकैती। मैं यहां लिख देता हूं बमरौली डकैती। जो रोशन लाल थे उनको बमरौली डकैती के कारण फांसी दिया गया। तो 4 लोगों को फांसी हुई थी। इसके अलावा 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। 17 लोगों को अन्य दूसरी छोटी छोटी सजाएं दी जाती है। ये जो सचिंद्र नाथ सान्याल हैं, योगेश चंद्र चटर्जी हैं, ये लोग भी पकड़ लिए जाते हैं और इन दोनों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो कभी भी पकड़े नहीं जाते हैं। तो इस काकोरी कांड की घटना के कारण जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये पूरी तरह से टूट जाता है, सब कुछ लगभग समाप्त हो जाता है। अब यहां पर चंद्रशेखर आजाद के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि वो इस पार्टी को, इस संगठन को फिर से एकजुट करें, फिर से खड़ा करें। यहां उनका साथ देते हैं सरदार भगत सिंह। अब जो चंद्रशेखर आजाद थे वो 1925 से 1928 तक यहां वहां छिपते फिरते हैं, वो वेश बदल बदल करके घूमते हैं यहां से वहां। अब इसी बीच जो भगत सिंह है वो पंजाब में नौजवान सभा बना लेते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं और बाद में जो चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, ये दोनों मिलकर के फिर काम करना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं HRA के पुनर्गठन के बारे में। जो चंद्रशेखर आजाद हैं 1928 में देश भर के जितने भी क्रांतिकारी हैं उन लोगों को फिर से इकट्ठा करते हैं, क्योंकि देखो जो काकोरी कांड था उसके कारण जो सचिंद्रनाथ सान्याल एक बड़े क्रांतिकारी थे, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, जितने बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, या तो वो जेल में डाल दिए गए या उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो अब जो है जितने भी बचे खुचे जो क्रांतिकारी हैं उन्हीं को ही सब कुछ करना था। तो चंद्रशेखर आजाद यहां पर लीडरशिप करते हैं और 8 और 9 सितंबर 1928 दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में है ना फिरोज शाह कोटला, तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद जो है सभी क्रांतिकारियों की एक गुप्त रूप से बैठक आयोजित करते हैं और इस बैठक में जो भगत सिंह है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था, वो भी जो है काफी कुछ करते हैं। चंद्रशेखर आजाद के बाद पार्टी में उनकी स्थिति होती है, मतलब कि सबसे जो मेन होते हैं चंद्रशेखर आजाद, उनके बाद भगत सिंह। तो यहां पर क्या होता है, जो HRA था जो 1924 में गठित हुई थी, HRA का नाम यहां बदला जाता है, वो हो जाता है HSRA, हिंदुस्तान, याद रखना है आप लोगों को HRA HSRA में फर्क, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, एक मिनट, रिपब्लिकन, अच्छा ब आएगा ना, रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये यहां पर गठित होता है, ये एसोसिएशन है आखिर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो HRA है उसमें S जोड़ दिया जाता है, मतलब कि सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, मतलब समाजवाद शब्द जोड़ा गया। और ये किनके द्वारा जोड़ा गया था? भगत सिंह। उनका ये मानना था कि हमको जो है अपना जो लक्ष्य है वो समाजवाद बनाना चाहिए। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये दोनों जो है इसके संस्थापक थे। वैसे संस्थापक पूछा जाएगा HSRA का तो वो चंद्रशेखर आजाद थे, ध्यान रखेंगे। बाकी जो भगत सिंह थे उनको HSRA का जो प्रचार प्रमुख बनाया गया, मतलब कि पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी भगत सिंह को दी जाती है, क्योंकि भगत सिंह ना वो जो भी उनके विचार थे वो काफी अच्छे थे। उन्होंने नौजवान सभा का जिस तरह से पंजाब में प्रचार प्रसार किया था उससे चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसीलिए HSRA इसके प्रचार की जिम्मेदारी भी भगत सिंह को सौंपी
सौंपी जाती है। वहीं जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो HSRA के कमांडर इन चीफ, वो इसका दायित्व संभालते हैं। कमांडर इन चीफ, ध्यान रखेंगे, मतलब कि सबसे बड़े लीडर। अब ये जो HSRA है, इसके समक्ष सबसे पहली जो चुनौती आती है वो आती है साइमन कमीशन के रूप में। देखो साइमन कमीशन हम लोगों ने इसको क्या कहते हैं, भगत सिंह के बारे में जब पढ़ा था उसमें भी मैंने बताया था। साइमन कमीशन क्या हुआ था कि हमारे भारत में जो अंग्रेज हैं हमारे लिए कानून वगैरह लाते थे, जैसे कि 1909 का मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो 1919 में जो अधिनियम आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसको 1919 का अधिनियम भी बोला जाता है, तो उसको 10 वर्ष पूरे होने वाले थे और उस अधिनियम ने भारतीयों का कितना हित किया, भारतीयों के हित में है या नहीं है, इस चीज के जांच पड़ताल के लिए एक कमीशन गठित की गई जिसका अध्यक्ष था साइमन, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया। इसकी स्थापना तो हुई थी 1927 में, लेकिन ये जो कमीशन है 1928 में भारत आता है। अब देखिए मजे की बात है, ये जो कमीशन है भारत के हित के लिए बनाया गया है, भारतीयों के हित किसमें है, इन सब चीजों के खोजबीन के लिए, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो इस कारण से भारतीय लोगों ने इस साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध किया। अब जब पंजाब पहुंचता है साइमन कमीशन, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। अब जो लाला लाजपत राय थे वो क्रांतिकारियों के प्रति भी सहानुभूति रखते थे और क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को काफी पसंद करते थे। अब क्या होता है, 30 अक्टूबर, इस तरफ लिखता हूं मैं, 30 अक्टूबर 1928 पंजाब के लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया साइमन कमीशन के विरोध में। अब वहां पर पुलिस वाले आते हैं और लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देते हैं। लाठियां इतनी चलाई जाती है, लाला लाजपत राय को भी लाठियों से बुरी तरह से पीटा जाता है और वो जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है लाला लाजपत राय जी को। अब जो लाला लाजपत राय जी हैं इतनी बुरी तरह से घायल थे कि 17 नवंबर 1928 को ये हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है और इस चीज से जो है पूरा देश स्तब्ध रह जाता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता। ये सीधे सीधे हत्या थी तो कोई भी यहां कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जो क्रांतिकारी संगठन के लोग हैं, विशेष करके भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, ये लोग बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। और इसमें जो भगवती चरण बोहरा की जो पत्नी थी ना, दुर्गावती देवी, वो भी इसमें शामिल थी। वो भी बोलती हैं कि हमको जो है लाला जी के मौत का बदला लेना चाहिए, बाकी सब लोग निंदा कर रहे हैं, हमको बदला लेना चाहिए, एक्शन करना चाहिए। तो यहां पर फिर जो है तय होता है कि लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लिया जाएगा। अब प्लान बनाया जाता है, इसमें 5 लोग शामिल थे टोटल। सुखदेव, जो भगत सिंह के साथ जिनको फांसी हुई थी, सुखदेव ने सारी प्लानिंग की थी, योजना बनाई थी। उसके बाद जो भगत सिंह और राजगुरु, इन दोनों को उस पुलिस अधिकारी को मारना था। किस पुलिस अधिकारी को मारना था? तो जेम्स ए स्कॉट, जेम्स ए स्कॉट, इसने जो है यहां पर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। जेम्स ए स्कॉट। तो मारने का काम किनको दिया गया? भगत सिंह और राजगुरु को। वहीं इस जेम्स ए स्कॉट, इसको पहचानने का काम दिया गया क्रांतिकारी जय गोपाल को। नाम याद रखेंगे, जय गोपाल। वहीं चंद्रशेखर आजाद, उनको जो है बैकअप के रूप में रखा गया, मतलब वो जो है इन क्रांतिकारियों के पीछे रहेंगे, कोई समस्या होगी तो वो जो है आगे आएंगे। तो टोटल 5 लोग, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपाल और चंद्रशेखर आजाद। अब जो है दिन तय किया जाता है 17 दिसंबर, मतलब कि लाला जी की मौत के ठीक 1 महीने बाद, 17 दिसंबर 1928। इस दिन जो है ये लोग निकल पड़ते हैं इस जेम्स ए स्कॉट को मारने के लिए। ये जो है लाहौर का सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, मतलब एसपी था। एसपी होता है ना, तो ये क्या था? एसपी ये था। अब होता क्या है, जो जय गोपाल है, जय गोपाल, जिसका काम था इसको पहचानना, वो जो है स्कॉट को पहचान नहीं पाता है और स्कॉट के धोखे में एक दूसरे पुलिस अधिकारी, जिसका नाम था जॉन पी सॉन्डर्स, जॉन पी सॉन्डर्स। तो ये जो जयगोपाल है वो समझता है इस जॉन पी सॉन्डर्स को कि यही जो है स्कॉट है। और ये जो जॉन पी सॉन्डर्स था ना, ये असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, मतलब कि सहायक पुलिस अधिकारी था ये।
तो जयगोपाल को लगता है कि ये जो जॉन पी सॉन्डर्स है यही स्कॉट है, और वो इशारा कर देता है कि हाँ टारगेट आ रहा है। अब यहां पर जो भगत सिंह और राजगुरु दोनों को जो है इसको मारना था, हिट करना था। अब सॉन्डर्स जैसे ही सामने आता है, राजगुरु वो जो है बड़े उतावले टाइप के व्यक्ति थे, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। तो जो राजगुरु है वो आगे बढ़ करके जॉन पी सॉन्डर्स इसको गोली मार देता है। अब जो भगत सिंह है वो फिर उसके बाद फायर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने पहचान लिया था कि ये स्कॉट नहीं है, ये सॉन्डर्स है। लेकिन राजगुरु उसने आगे बढ़ करके उसको मार दिया, तो भगत सिंह को भी गोलियां चलानी पड़ती है। वो जो है बाद में 4-6 गोलियां दाग देते हैं सॉन्डर्स के ऊपर। तो पहली गोली यहां पर राजगुरु ने चलाई थी। वैसे शुरुआत करनी थी भगत सिंह को, जो प्लान बना था उसके हिसाब से। अब ये लोग दोनों जो है भागते हैं, और जो जॉन पी सॉन्डर्स है इसका जो अंगरक्षक होता है वो फिर इनका पीछा करता है, भगत सिंह और राजगुरु का। तो यहां बीच में उनकी सुरक्षा के लिए जो बैकअप में थे चंद्रशेखर आजाद, वो आगे आते हैं, और वो उस सुरक्षा कर्मी को, जिसका नाम था चानन सिंह या फिर चनन सिंह, तो इसको जो है चंद्रशेखर आजाद रोक लेते हैं। बोलते हैं कि भैया तुम लौट जाओ, तुम भारतीय हो, मैं तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाऊंगा, तुम वापस चल दो। लेकिन चानन सिंह जो है चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं मानते हैं, और मजबूरन चंद्रशेखर आजाद को इस चानन सिंह के ऊपर गोली चलानी पड़ती है, मारना पड़ता है। इसके बाद ये लोग जो है सुरक्षित वहां से निकल जाते हैं। तो इस घटना को क्या बोला जाता है? सॉन्डर्स हत्याकांड। और इसी सॉन्डर्स हत्याकांड के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बाद में फांसी हुई थी। अब यहां से, क्योंकि ये लाहौर में घटना घटित हुई थी, अब यहां से इनको निकलना था। तो क्या होता है, ये लोग वेश बदल करके निकलते हैं। जो भगत सिंह हैं वो दुर्गावती देवी, जो भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, उनके साथ पति पत्नी के तरह वो जो है लाहौर से बाहर निकल जाते हैं, पति पत्नी बन करके। राजगुरु उनके नौकर बनते हैं। वहीं जो चंद्रशेखर आजाद हैं ये क्या करते हैं, बिल्कुल साधुओं का वेश धारण कर लेते हैं चंद्रशेखर आजाद, और साधुओं की टोली के साथ ट्रेन में बैठ करके निकल जाते हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी इनको पहचान नहीं पाता है। ये लोग कलकत्ता पहुंचते हैं, और कलकत्ता से फिर ये वापस आगरा में आते हैं, इधर आगरा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। अब इसी बीच क्या होता है, 2 बिल पारित किए जाने थे इसी समय भारत में। उनका नाम आप लोग याद रखेंगे। एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इनके बारे में भगत सिंह वाले वीडियो में मैंने बताया था डिटेल में, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अगर आप लोगों ने ना भगत सिंह वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल। अब ये जो दोनों बिल थे ये भारतीयों के विरुद्ध थे, खिलाफ थे। दरअसल क्या था कि जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल है, इससे जो मजदूर हैं उनको हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। मतलब कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल अगर पारित हो जाता है तो जितने भी हड़ताल हैं, स्ट्राइक हैं, वो गैर कानूनी घोषित हो जाएगा। मतलब कि मजदूर जो है हड़ताल नहीं कर पाएंगे। तो इससे मजदूरों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। वही पब्लिक सेफ्टी बिल के द्वारा जो क्रांतिकारी हैं उन पर अंकुश लगाया जाना था, क्योंकि क्रांतिकारी घटनाएं काफी बढ़ रही थी। तो कोई भी इस तरह का अगर लगता है कि हाँ ये इस टाइप की घटनाओं में शामिल है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था इस बिल के कारण। तो यहां पर जो भगत सिंह होते हैं वो पूरा प्लान बनाते हैं कि हमको आगे क्या करना है। भगत सिंह ना वो प्लान वगैरह बनाने में बड़े माहिर थे, तो इसी कारण से चंद्रशेखर आजाद उनको कभी भी खोना नहीं चाहते थे। अब जो भगत सिंह प्लान बनाते हैं कि हम लोग जो हैं, जब इस बिल को पारित किया जाएगा उस दिन जो है हम केंद्रीय विधान परिषद में जाएंगे, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वहां हम लोग एक साधारण सा बम फेंकेंगे जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, वो बस आवाज करने के लिए। और वहां हम लोग पर्चा फेंकेंगे और साथ में अपनी गिरफ्तारी देंगे। और उसके बाद फिर जब हमारे ऊपर मुकदमा चलेगा तो हम कोर्ट के माध्यम से अपनी विचारधारा को पूरे देश में फैलाएंगे। क्योंकि कोर्ट में क्या होगा, आप जो भी बोलोगे, जो वहां मुजरिम होगा, जो जिसके ऊपर केस चलेगा, वो जो भी गवाही देगा, जो भी वहां बोलेगा, वो जो है वहां बैठे हुए पत्रकार उसको लिखेंगे और अपने समाचार पत्रों में छाप देंगे, जिससे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनकी जो भी विचारधारा है, जो ये करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरे देश को जानकारी मिलेगी। यहां पर भगत सिंह का कहना यह था कि हमारा जो छवि है वो बहुत खराब है, मतलब कि क्रांतिकारियों को आतंकवादी समझा जाता है, तो
हमको जो है जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है, जनता का समर्थन प्राप्त करना है, तो हम जो है इन दोनों बिलों के माध्यम से हम जनता को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लुटेरे नहीं हैं, हम डाकू नहीं हैं, हम जो है आप लोगों के हित में काम कर रहे हैं। हमारे जो विचार है, हमारी जो विचारधारा है, उसको जब लोग जानेंगे तो हमारे प्रति सहानुभूति रखेंगे। नहीं तो देखो उस समय क्या होता था, अगर ये क्रांतिकारी अपना कोई भी पत्र निकालते थे या पॉम्पलेट बांटते थे तो उसको जब्त कर लिया जाता था। लेकिन अदालतों के माध्यम से अगर ये अपनी विचारधारा को बताएंगे, जब इनसे पूछा जाएगा कि भैया तुमने बम काहे को फेंका, तो ये लोग बताएंगे कि हम लोगों ने इस कारण से बम फेंका, जो भी है इनका, तो उसको जो है वहां के पत्रकार सारे अपने अखबारों में छापेंगे, जिससे वो उसको पूरी दुनिया, पूरे देश के लोग उसको पढ़ सकेंगे। तो यहां पर ये प्लान बनता है। ये प्लान बनाया गया था आगरा में। कहां बना था ये प्लान? आगरा में। अब जो है बन गया, अब जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके कमांडर इन चीफ हैं। तो वो जो है डिसाइड करते हैं कि इस कार्य को कौन करेगा। तो दो लोगों का नाम चुना जाता है, एक राम शरण दास, दूसरे बटुकेश्वर दत्त। और भगत सिंह भी मान जाते हैं, ठीक है। देखो जो भगत सिंह बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद को कि मैं जाऊंगा असेंबली में बम फेंकने, लेकिन भगत सिंह, जो चंद्रशेखर आजाद हैं, वो भगत सिंह को समझाते हैं कि देखो भगत, तुम अगर वहां जाओगे, क्योंकि जो भी बम फेंकने जाएगा वो वापस नहीं आएगा, और मैं तुमको जो है खोना नहीं चाहता। सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल अभी भी बंद नहीं हुई है, अगर उसमें तुम फंसा लिए गए तो तुमको सीधे फांसी हो जाएगी। मैं तुमको खोना नहीं चाहता, तुमको बहुत कुछ करना है। तो चंद्रशेखर आजाद ने राम शरण दास और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों को भेजना तय हुआ। अब लेकिन होता क्या है, जो सुखदेव, जो कि भगत सिंह के बड़े अच्छे मित्र थे, दोनों लाहौर के थे, भगत सिंह और सुखदेव साथ साथ में पढ़े भी थे। तो सुखदेव जो कि उस मीटिंग में नहीं होते हैं, जब उनको पता चलता है कि भगत सिंह ने कोई प्लान बनाया है इस तरह का है और उसमें भगत सिंह ही शामिल नहीं है, तो यहां पर जो सुखदेव है वो भगत सिंह को बहुत समझाता है कि तुमको जाना चाहिए, तुम्हारे बिना ये कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो भगत सिंह थे ना, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। वो लाइब्रेरी में अपना समय बहुत बिताया करते थे। जिस समय वो कॉलेज में थे ना, तब वो लाइब्रेरी में अपना टाइम बिताया करते थे। इसके अलावा जब भी उनको मौका मिला इन सब बीच में भी, तब भी वो पढ़ा करते थे। दुनिया भर की विचारधाराओं को वो जानते थे, अंग्रेजों का इतिहास, दुनिया भर का इतिहास, भारत का इतिहास, हर चीज वो पढ़े हुए थे। तो सुखदेव बोलते हैं तुमको ही जाना चाहिए। अब जो है भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को बोलते हैं कि आजाद जी, इस काम के लिए तो मैं ही जाऊंगा, मेरे दिमाग में दुनिया भर की चीजें हैं जिसको करना है। तो आर्ग्यूमेंट होता है थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जाएं और वो फिर वापस न आए इस टाइप से, लेकिन भगत सिंह के आगे चंद्रशेखर आजाद को झुकना पड़ता है। अब जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों का नाम फाइनल होता है और असेंबली में बम फेंकने का जो दिन चुना गया था 8 अप्रैल 1929। अब इस घटना को अंजाम देने से पहले ना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब जो हैं, जो बटुकेश्वर दत्त हो गए, एक और थे जयदेव कपूर, ये सब जो हैं असेंबली में कई बार गए थे 8 अप्रैल 1929 से पहले, वहां देखने के लिए कि भाई किस तरह से हमको कहां पर जाना है, किस तरफ से घुसना है, कहां क्या चीज है, तो ताकि इस दिन जो है कोई भी दुविधा न हो। तो चंद्रशेखर आजाद भी जो है कई बार केंद्रीय विधान परिषद में गए थे। अब 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जाते हैं असेंबली में, वहां बम फेंकते हैं खाली जगहों पर जिससे किसी को भी नुकसान न हो। उसके बाद वो लोग नारा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया भर के मजदूर एक हो जाओ। इस तरह से 3 नारे इन्होंने लगाए थे और गुलाबी रंग का पर्चा फेंका था। और इस पर्चे में जो लिखा हुआ था ना, जो लेख लिखा हुआ था, उसको भगत सिंह ने तैयार किया था और उस लेख की शुरुआत होती है, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये जो पूरा जो चीज है ये भगत सिंह ने किया था। और यहां पर जो भगत सिंह हैं वो फ्रेंच क्रांतिकारी वेलिया से बड़े प्रभावित थे। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे वेलिया, उनसे भगत सिंह बड़े प्रभावित थे। अब ये जो गुलाबी रंग का जो पर्चा फेंका गया, उसमें जो भी इनकी विचारधारा थी, जो भी बात था, वो लिखा हुआ था। शुरुआत होता है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और अंत में इसमें एक नाम लिखा हुआ था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कमांडर इन चीफ बलराज। क्या लिखा था? बलराज। तो ये जो बलराज है ना, ये चंद्रशेखर आजाद का
ही दूसरा नाम था। मतलब कि उन्होंने जो है बलराज के नाम से वहां पर पर्चा फेंका गया था, क्योंकि कमांडर इन चीफ थे चंद्रशेखर आजाद। भले ही भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने पर्चा फेंका था, लेकिन उनके हेड कौन थे, लीडर कौन थे, तो चंद्रशेखर आजाद। तो उनका ही जो दूसरा नाम था बलराज, ध्यान रखना। वहीं जो भगत सिंह थे ना, जब वो कानपुर में रहा करते थे तो उस टाइम पर उन्होंने अपना नाम बलवंत रख लिया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब जो भगत सिंह हैं और बटुकेश्वर दत्त हैं, दोनों गिरफ्तारी दे देते हैं, जेल चले जाते हैं। और जेल में जाकर के जो भी हुआ था कि हम जो है जेल को, मतलब जो अदालत है उसको प्रचार का माध्यम बनाएंगे। तो वहां पर वो उनके ऊपर जब मुकदमा चलाया जाता है, वहां से फिर वो लोग जो है प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं। और जैसा भगत सिंह ने सोचा था कि पूरे देश में हमारी विचारधारा फैलेगी, वैसे ही हुई। कोर्ट में वो लोग जो भी बोलते, बैठे हुए पत्रकार सारा कुछ लिख देते, छाप देते। तो घर घर में भगत सिंह का जो विचार है, HSRA का जो विचार है, वो पूरे देश में फैल जाता है। और देखते ही देखते इन क्रांतिकारियों को, जिनको भारत की जनता आतंकवादी, लुटेरे, डाकू ये सब समझा करती थी, को अब समर्थन करने लगी कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। जो मजदूर वर्ग हैं वो भी समझ जाते हैं कि जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल का इन्होंने विरोध किया था ना, तो मजदूर वर्ग भी इनका साथ देना शुरू कर देते हैं। अब इधर जो चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह तो चले गए जेल, अब चंद्रशेखर आजाद ये बाहर होते हैं इनके दूसरे साथियों के साथ। तो ये लोग जो है बाहर रह करके दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। देखो, तय यही हुआ होता है कि जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हैं वो लोग अंदर से पार्टी का प्रचार करेंगे और बाकी लोग जो हैं बाहर क्रांति जारी रखेंगे। तो यहां पर जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो क्या करते हैं, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनकी ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई थी। जब वो रेल से यात्रा कर रहे थे तो बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन योजना जो है असफल हो जाती है। अब इसी बीच जितने भी दूसरे क्रांतिकारी हैं ना, वो लोग पकड़ लिए जाते हैं। जैसे कि जो भी दूसरे क्रांतिकारी थे, सुखदेव हो गए, जतिन दास हो गए, जय गोपाल हो गए, ये सब भी जो है पकड़ लिए जाते हैं। अब मुकदमा जो है वो चलता है, इनको मारा पीटा भी जाता है। और इसी बीच भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल भी की थी, जिसमें जतिन दास 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जिनकी डेथ हो गई थी। ये सारा कुछ मैंने भगत सिंह वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है, तो इसमें उसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब ये लोग पकड़ लिए जाते हैं। अब एक जो क्रांतिकारी जो जय गोपाल फणींद्रनाथ घोष, दो जय गोपाल जो सॉन्डर्स हत्याकांड में भी शामिल था ना, जय गोपाल जिसने स्कॉट को पहचानना था लेकिन उसने गलती से सॉन्डर्स को स्कॉट समझ लिया था। तो वो जो जय गोपाल है वो टूट जाता है और धोखा दे देता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है। तो वो जो है गद्दारी कर देता है और बता देता है कि कौन किस किस घटना में शामिल था। तो सॉन्डर्स मर्डर केस के बारे में भी पूछा जाता है तो वो बता देता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और मैं खुद उसमें शामिल था। भगत सिंह और राजगुरु ने गोली चलाई थी, वो बता देता है। अब जो है भगत सिंह को फांसी की तैयारी शुरू हो जाती है, मतलब उनके ऊपर जो है मर्डर केस चलना शुरू हो जाता है। अब इस बात से जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो बिल्कुल घबरा जाते हैं। वो इसीलिए नहीं चाहते थे कि भगत सिंह जो हैं जेल जाएं। अब इसी बीच क्या होता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को जो है फांसी की सजा सुना दी जाती है 7 अक्टूबर 1930 को। वैसे ना इससे पहले मतलब कि जब इनको फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी भगत सिंह को, इससे कुछ महीने पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथी भगवती चरण बोहरा, जो कि पंजाब के थे, भगत सिंह सुखदेव उनके साथी थे, तो भगवती चरण बोहरा वो भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो भगवती चरण बोहरा के साथ चंद्रशेखर आजाद प्लानिंग करते हैं कि भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी साथियों को बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए जो है बम वगैरह तैयार किया जाता है और उस बम का परीक्षण किया जाता है। अब ये जो बम का परीक्षण है ये 28 मई 1930 को किया गया। 28 मई 1930। इस समय फांसी की सजा नहीं हुई थी, ध्यान रखना। फांसी की सजा 7 अक्टूबर 1930 को दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को। इस समय उनको फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो 28 मई 1930 को जो भगवती चरण बोहरा हैं ये बम परीक्षण करने को गए हुए थे, लेकिन जो बम है वो गलती से इनके हाथ में ही फट जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। जो भगवती चरण बोहरा है ना, इन्हीं की पत्नी थी दुर्गावती देवी, जिनके साथ भगत सिंह सॉन्डर्स हत्याकांड के बाद लाहौर से सुरक्षित निकले थे। तो भगवती चरण बोहरा की यहां पर डेथ हो जाती है कब, 28 मई 1930 को बम परीक्षण
करने के समय। अब जो है चंद्रशेखर आजाद, चूंकि बाकी सब जो है पकड़ लिए गए थे, सुखदेव, राजगुरु सब पकड़ लिए गए थे। देखो राजगुरु है ना, वो पकड़े नहीं गए थे बाकियों के साथ, उनको जो है चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगवती चरण वोहरा ये सब बाहर थे। तो जो चंद्रशेखर आजाद है वो राजगुरु को बोलते हैं कि तुम जो है वापस महाराष्ट्र चले जाओ, पुणे चले जाओ। लेकिन जो राजगुरु थे ना भाई, ये अलग ही टाइप के बंदे थे, मस्त मौला टाइप के। वहां जाकर के ये सबको मतलब बताने लगते हैं कि मैंने मारा सॉन्डर्स को, इस टाइप से। और वहीं वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बाद में फिर बाकी क्रांतिकारियों के साथ उनको भी शामिल किया जाता है। और जब सॉन्डर्स मर्डर केस खुलता है तो फिर इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है 7 अक्टूबर 1930 को। अब चंद्रशेखर आजाद इसके अलावा भी और प्रयास में रहते हैं कि किसी तरह से भगत सिंह, सुखदेव, बाकी सबको बाहर निकाला जाए। वो क्या करते हैं, भगवती चरण वोहरा की पत्नी दुर्गावती देवी को महात्मा गांधी जी के पास भेजते हैं कि भाभी आप जाइए और गांधी जी से थोड़ी मतलब बातचीत करिए इस बारे में कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी फांसी को माफ कर दिया जाए, इस टाइप से बात करें। जब भगत सिंह को फांसी की सजा होती है उसके बाद इस तरह से भी इन्होंने कोशिश किया था। लेकिन जो दुर्गावती देवी है उनको कोई विशेष लाभ नहीं होता है, मतलब उनकी बात की सुनवाई नहीं होती है। गांधी जी ने अपने स्तर पर कोशिश की थी थोड़ी बहुत, लेकिन वो जो है भगत सिंह को बचा नहीं पाए थे। लेकिन भगत सिंह को फांसी हो उसके पहले ही चंद्रशेखर आजाद शहीद हो जाते हैं। देखिए क्या होता है, जो चंद्रशेखर आजाद हैं, चूंकि भाई जो पार्टी है वो एक बार फिर से टूट चुकी है, सारे क्रांतिकारी जेल में हैं, जो क्रांतिकारी बाहर हैं उनको पीछे पुलिस पड़ी हुई है सबके पीछे, तो सब जो है इधर उधर छिपते फिर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी यहां वहां छिपते फिर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जो है इलाहाबाद आ जाते हैं। कहा जाता है कि ये इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे ना, मोतीलाल नेहरू, वो चंद्रशेखर आजाद के काफी प्रशंसक थे, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन, वो भी जो है चंद्रशेखर आजाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो मोतीलाल नेहरू थोड़ा सा मतलब प्रभावित थे, तो इसी कारण से जो चंद्रशेखर आजाद हैं आनंद भवन जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने। लेकिन जो नेहरू हैं उनसे इनकी बात होती नहीं है ढंग से, मतलब बात होती है लेकिन कोई भी सॉल्यूशन होता नहीं है। मतलब ये इसलिए गए थे कि आप जो है मदद करिए कुछ इस टाइप से, भगत सिंह की फांसी वासी को आप माफ करवाने के लिए गांधी जी से बात करिए, या फिर आपसे जो भी बन पड़े। हालांकि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रयास किया था भगत सिंह को बचाने का, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब यहाँ पर वो जो है इलाहाबाद में थे, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। अब उसके बाद ये अल्फ्रेड पार्क में अपने एक दूसरे क्रांतिकारी साथी जिसका नाम था सुखदेव राज। देखो एक सुखदेव तो वो थे जो भगत सिंह के साथ फांसी होती है जिनको, ये दूसरे वाले सुखदेव राज, इनका नाम सुखदेव राज। तो इनके साथ वो अल्फ्रेड पार्क में कुछ मतलब चर्चा वगैरह कर रहे होते हैं। इसी बीच क्या होता है, एक इन्हीं का एक क्रांतिकारी साथी जो इनको धोखा दे देता है, वीरभद्र, ये जो है पुलिस को बता देता है कि चंद्रशेखर आजाद इस समय अल्फ्रेड पार्क में है। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर बहुत इनाम भी था, तो इनाम वगैरह के लालच में ये जो है पुलिस को बता देता है। अब जो पुलिस वाले हैं वो अल्फ्रेड पार्क में पहुंचते हैं। जो सुखदेव राज हैं उनको चंद्रशेखर आजाद वहां से सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं और खुद जो है पुलिस का सामना करते हैं। लेकिन जो पुलिस की जो संख्या थी वो बहुत सारी थी, मतलब बहुत सारे पुलिस वाले उनको घेर लेते हैं। अब जो चंद्रशेखर आजाद है वो अकेले होते हैं, उनके पास बहुत सारे हथियार भी नहीं होते हैं। जो उनकी बंदूक होती है उसके सहारे वो कुछ पुलिस वाले को मार भी देते हैं, लेकिन अकेले कब तक वो लड़ते हैं, उनकी गोलियां खत्म हो रही होती है। अंत में केवल एक गोली बचती है। तब वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, और अभी तक वो गोली नहीं बनी है जो मुझको मार सके। वो अपनी एक जो आखिरी गोली बची हुई होती है उससे खुद को मार लेते हैं। और खुद को मारने से पहले ना वो भारत माता को प्रणाम करते हैं कि बस इतनी ही सेवा कर सकता था, इस टाइप से। और उसके बाद खुद अपना यहां बंदूक लगा देते हैं और अपने आप को गोली मार लेते हैं। यह दिन था 27 फरवरी 1931 का, 27 फरवरी 1931। और इसके लगभग 25 दिन बाद, लगभग 25 दिन बाद
23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दे दी जाती है। तो 27 फरवरी 1931 को जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, खुद अपने आप को समाप्त कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो अंग्रेज थे ना, जो पुलिस वाले जो इनके साथ गोलीबारी कर रहे थे, इनको गोलियां चला रहे थे, जब वो देखते हैं कि भाई गोलियां चलना बंद हो गया तो वो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखते हैं चंद्रशेखर आजाद वहां बिल्कुल निढाल होकर पड़ गए हैं, तो जो पुलिस वाले इनके पास नहीं आ रहे थे, मतलब उनको लग रहा था कि भाई ये कभी भी फायर वायर कर देगा, तो एकदम मतलब धीरे 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 इनके पास आते हैं, टटोल के देखते हैं कि भाई जिंदा है कि मर गया, इस टाइप से। तो इतना मतलब खौफ खाते थे चंद्रशेखर आजाद से। इसके बाद जब पता चलता है लोगों को कुछ अच्छा, जो पुलिस वाले हैं ना, उन्होंने गुप्त रूप से चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार किया, लेकिन कुछ ही दिन में पता चल जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। इसके बाद लोग जो हैं इलाहाबाद में जुलूस वगैरह निकालना शुरू करते हैं, और इनका जहां अंत्येष्टि हुआ था वहां पर फिर इनके जो क्या कहते हैं, जो अस्थि, उसको जो है एकत्र किया जाता है वहां के युवाओं द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, वो जो है इनके मतलब एक सभा का आयोजन किया जाता है, तो वहां पर वो भाषण वगैरह देती हैं। इसके अलावा भगवती चरण बोहरा की जो पत्नी थी दुर्गावती देवी, वो भी यहाँ पर भाषण देती है जो चंद्रशेखर आजाद के विषय में। देखो, जो दुर्गावती देवी थी ना, इनको जितने भी क्रांतिकारी थे भाभी कहते थे, और ये सबको जो है अपने भाई के समान मानती थी, तो वो भी जो है यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। अच्छा, एक ये जानकारी भी मिलती है कि जो चंद्रशेखर आजाद है ना, ये मोतीलाल नेहरू जब उनकी डेथ हुई तो उनकी शव यात्रा में वेश बदल करके ये शामिल हुए थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू इनसे काफी प्रभावित थे, इसी कारण उनके शव यात्रा में ये शामिल हुए थे। और जो कमला देवी हैं, जो कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी, वो भी जो है इनके जो सभा वगैरह आयोजित किया गया उसमें वो शामिल होती हैं। तो इस तरह से चंद्रशेखर आजाद जो आजाद थे और आजाद ही रहे, आज भी आजाद ही हैं, तो वो उनका जो है इस तरह से शहादत प्राप्त हुआ। अच्छा, इनको जिस अल्फ्रेड पार्क में इनकी जहां पर मृत्यु हुई, अल्फ्रेड पार्क में, शायद उसको आज आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, जो कि इलाहाबाद में ही है। तो इस तरह से ये जो चंद्रशेखर आजाद हैं और उनके साथ जो पार्टी बनी थी HSRA, ये बिल्कुल बिखर जाता है, टूट जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद फिर भगत सिंह, जो कि चंद्रशेखर आजाद के बाद एक दूसरा बड़ा नाम था, या कहें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद से भी काफी ऊंचे लेवल के वो क्रांतिकारी थे। तो इस तरह से चंद्रशेखर आजाद का अंत होता है। और एक जो ठीक है, जो भी जितना भी था लगभग मैंने सारा कुछ बता दिया। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा, और जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने भगत सिंह के ऊपर भी वीडियो बनाया है, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।